हेलो एवरीवन, फेड बैंक फाइनेंशियल्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो आज इस एनबीएफसी का हम लोग क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, फेड बैंक फाइनेंशियल्स एक एनबीएफसी है जो एमएसएमई लेंडिंग करती है। इसके लगभग 100% बुक यहाँ पे सिक्योर लेंडिंग से बिलोंग करती है। लगभग 50% बुक इनकी गोल्ड लोन वाले पार्ट से बिलोंग करती है एंड जो बाकी के लगभग 50% बुक है यहाँ पे मॉर्टगेज लैंडिंग से बिलोंग करती है। एक बार इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं, इस एनबीएफसी के मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारी लोन बुक एफआई 27 के अंदर लगभग 20 से 25% से ग्रोथ करेगी। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट एफआई 27 के अंदर 1% से कम रहेगा। बात करें रिटर्न ऑन एसेट के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 2.6% के आसपास में रहेगा। एफआई 26 में रिटर्न ऑन एसेट लगभग 2.4% के आसपास में था। एंड लास्टली बात करें ब्रांच एक्सपेंशन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो एफआई 26 कंप्लीट होने के बाद में इस एनबीएफसी का टोटल ब्रांच काउंट था लगभग 755 के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि एफआई 27 के अंदर हम लोग 200 नए ब्रांच यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब लगभग 25% के आसपास में, यू कैन से 20 से 25% के बीच में ब्रांच एक्सपेंशन करने का एक यू कैन से गाइडेंस था 25% के आसपास में। तो एक बार देखते हैं इनका जो क्वार्टर वन में जो एक्चुअल डिलीवरी हुआ है वो किस तरह से हुआ है, जो इनका गाइडेंस था क्या उसको मैच करता है या फिर उसको मैच नहीं करता है। तो एक बार उस चीज का हम लोग एक बार जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसको अच्छे से गो थ्रू करके कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो इन लोगों ने गाइडेंस दिया था उसके साथ में। तो जो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आई थिंक आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो क्वार्टर वन के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे वाई एन वाई 35% के आसपास से ग्रोथ करी है। क्यून बेसिस पे लगभग 5% से ग्रोथ करी है। बात करें डिसबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इनका डिसबर्समेंट लगभग 14% से ग्रोथ किया है, जबकि क्यून बेसिस पे इनके डिसबर्समेंट यहाँ पे 42% से डाउन किए हैं। तो एक ये मेजर कंसर्न मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो जब हम लोग कॉनकोल का जो एनालिसिस करेंगे, कॉनकोल के जो हाइलाइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि 42% का यहाँ पे डिप क्यों दिखाई पड़ रहा है डिसबर्समेंट के अंदर। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई इन वाई लगभग 52% का पैट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। क्यून बेसिस पे लगभग 14% का पैट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ा है। एंड यदि बात करूं मैं आपका रिटर्न एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे क्यून बेसिस पे इनका ग्रोस एनपी इंप्रूव हुआ है एंड साथ में वाई बेसिस पे भी यहाँ पे ग्रोस एनपी इंप्रूव होता दिखाई पड़ रहा है। मेजरली हम लोग किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए एसेट क्वालिटी क्यून बेसिस पे देखते हैं कि क्यून बेसिस पे उसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली 32 बेसिस पॉइंट से इनका ग्रोस एनपी क्यून बेसिस पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे 0.8% दिखाई पड़ रहा है, जो इनका गाइडेंस था उसके अंदर ही बिल्कुल फॉल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो भी यहाँ पे लगभग 2.6% के आसपास का दिखाई पड़ रहा है, जो इनका गाइडेंस था वही सिमिलर काइंड ऑफ रेंज दिखाई पड़ रही है। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे लगभग बढ़ के कितनी हो गई है कि उनके बेसिस पे 15.40% का रिटर्न ऑन इक्विटी इनका डिलीवर हो गया है। तो नंबर देख के तो ये लग रहा है कि जो इनके गाइडेंसेस थे, हाइलाइट नंबर को देख के तो ये लग रहा है कि जो इनका गाइडेंस जो भी था उसको यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ अचीव करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। अब एक बार जो डिटेलिंग में भी जाते हैं इनके सेगमेंट वाइज एयूएम ग्रोथ किस तरह से हुई है एंड जो बाकी के एसेट क्वालिटी है, आपका यू कैन से कलेक्शन एफिशिएंसी का ट्रेंड है या फिर इनका जो यू कैन से यील्ड और स्प्रेड का जो ट्रेंड है उस पे एक बार फोकस करते हैं। तो बाकी के एक दो स्लाइड भी और हम लोग गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इनका जो प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट है, जो इनका लाइक लेंडिंग बुक का जो पार्ट है, यू कैन से गोल्ड लोन है और मॉर्गेज लोन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो करंटली इनका गोल्ड लोन लगभग 53% कंट्रीब्यूट करने लग गया है और इनका करंटली लोन टू वैल्यू लगभग 69% के आसपास में है। अब इनका गोल्ड बुक यहाँ पे 11,191 करोड़ रुपए का है, जबकि आपका क्वार्टर फोर के अंदर इनका गोल्ड बुक था समथिंग 10,352 करोड़ रुपए का। मतलब क्यून बेसिस पे भी इनका गोल्ड का बुक लगभग 8% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ा है। बात करें मॉर्गेज बुक के बारे में, तो इनकी जो मॉर्गेज बुक है, मतलब इनका मॉर्गेज बुक के अंदर दो पार्ट है, मीडियम टिकट लैप और आपका स्मॉल टिकट लैप और हाउसिंग लोन। दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो इनका जो करंटली लाइक लोन बुक का लाइक मॉर्गेज बुक की जो दिखाई पड़ रही है टोटल सम आईयूएम का, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 9,770 करोड़ रुपए का। क्वार्टर फोर के अंदर कितना था, 9,362 करोड़ रुपए का। मतलब क्यून बेसिस के अंदर इनका जो मॉर्गेज लोन है वो भी यहाँ पे लगभग 5% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड जो मॉर्गेज बुक है इनकी लोन टू वैल्यू लगभग 52-53% के आसपास में दिखाई पड़ता है। मतलब इनका दोनों काइंड ऑफ बुक के अंदर यहाँ पे क्यून की बेसिस पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। जो हमें एक डाउट हुआ करता था कि लाइक गोल्ड के प्राइसेस तो फॉल कर गए हैं, तो क्वार्टर वन के अंदर क्वार्टर फोर एफआई 26 के कंपैरिजन में यहाँ पे गोल्ड की बुक कैसे ग्रोथ कर पाएगी, उसको यहाँ पे इन लोगों ने ब्रेक कर लिया है। मतलब यहाँ पे ईएम के अंदर ग्रोथ दिखाई है आपकी क्यून की बेसिस पे।
तो एक अच्छी बात है, जो हमने एक सीएससी बैंक के बारे में डिस्कस किया था, उसके अंदर तो क्यूएन की बेसिस पे एसेट्स को ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ी थी गोल्ड लोन की बुक के अंदर। बट यहाँ पे गोल्ड लोन की बुक के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, डायरेक्टली फोकस करते हैं इनके, आई थिंक ये आपका डिसबर्समेंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे डिसबर्समेंट को देखते हुए लग रहा है कि उनका गोल्ड लोन का जो डिसबर्समेंट है यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे 60 लगभग 40% 42% से ड्रॉप कर गया है। एंड आपका जो मीडियम टिकट लैप है और स्मॉल टिकट लैप है उसके अंदर भी यहाँ पे डिप दिखाई पड़ रहा है। तो वो ये एक बार देखते हैं कॉनकॉल के हाइलाइट्स के अंदर क्या आंसर मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से, उनको भी एक बार अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, एक बार वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन लोगों ने लाइक एयूएम पर ब्रांच यहाँ पे दिखाया है, साथ में गोल्ड टनेज दिखाया है। तो गोल्ड टनेज के अंदर इनकी 1% की ग्रोथ हुई है क्यूएनक्यू बेसिस पे। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लाइक यार यदि गोल्ड टनेज के अंदर आपकी क्यूएनक्यू बेसिस पे ग्रोथ हुई, मतलब आपने जो नई ब्रांचेस ओपन करी थी लास्ट ईयर उसके अंदर नया गोल्ड आया है लोन लेने के पर्सपेक्टिव से। तो एक अच्छी बात है बिजनेस के एंगल से। बाकी की एक दो स्लाइड और देखते हैं। लाइक यहाँ पे आपका दिखाई पड़ रहा है जो इनका तीसरा पार्ट बचता है टोटल लोन बुक के अंदर, वो इनका बिजनेस लोन है, जहाँ पे अच्छे खासे एनपीज हो गए थे। ऑल्दो इन लोगों ने उस रिस्ट्रक्चरिंग कर ली थी बिजनेस लोन वाली बुक की, जो अनसिक्योर्ड बुक थी, 5-6% 10% हुआ करती थी पहले। अब तो उसको घटा के लगभग से बहुत कम कर दिया, मिनिमली 0.7-0.6% के आसपास कर लिया है। करंटली टोटल लोन बुक के अंदर 167 करोड़ रुपीज का वो वाला ईओएम यहाँ पे बिलोंग करता है। तो एसेट्स उसका एसेट्स उतना कोई मीनिंग नहीं है, तो डायरेक्टली जैसे आपको इन्फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से स्लाइड मैंने ओपन कर ली थी। डायरेक्टली इनके एक बार यस इस पे जाते हैं कि इनका जो लोग जिसको ये लोग लोन देते हैं 700 से ऊपर का सिविल स्कोर चेक करते हैं। 78% मॉर्टगेज और एयूएम के लिए सिविल स्कोर 700 से ऊपर का चाहिए होता है इनको। अच्छी बात है, अच्छी अंडरराइटिंग कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छी चीज है। एंड साथ में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में 82% लेंडिंग यहाँ पे हुई है। दैट्स ग्रेट थिंग। कुछ और बाकी के स्लाइड्स और देख लेते हैं जहाँ पे यस ये वाली एसेट क्वालिटी वाला इंडिकेटर है जो लाइक मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो स्टेज 2 है ना, स्टेज 2 का मतलब जिन लोगों ने 1 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाई है, मतलब 31वें दिन से लेके 60 दिन तक, मतलब सेकंड जो महीना है, जो फर्स्ट ईएमआई है उसको चुकाने में लगभग 31 से लेके 60 के दिन के बीच का टाइम लगाया है। उसके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ी है 2.2% से 2.7% तक। तो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से लाइक इनका स्टेज 2 खराब हुआ है। ऑल्दो इनका स्टेज 3 है जो ग्रॉस एनपी है वो यहाँ पे बिल्कुल 1.6% है, वो कंट्रोल्ड है क्यों उनकी बेसिस पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि कॉनकॉल के अंदर लाइक इनका जो स्टेज 2 इतना ज्यादा खराब हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से, वो क्यों हुआ है उसका भी एक बार हम लोग रीजन समझने की कोशिश करेंगे कॉनकॉल के हाइलाइट्स के अंदर। एंड साथ में इनका लाइक एसेट क्वालिटी का इंडिकेटर भी है, लाइक इनका ग्रॉस स्टेज 3 का। तो एसेट परसेंटेज के रूप में देखें तो इनका जो मॉर्टगेज बुक है उसके अंदर ग्रोस स्टेज 3 ग्रोस एनपीए लगभग 3.4% है, क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट है। एंड आपका गोल्ड लोन है उसके अंदर भी 0.1% का इनकम यू कैन से ग्रोस एनपीए बना है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो बिजनेस लोन है जो अपनी लोन बुक का लगभग मात्र बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, ऑलरेडी बहुत उसको रिड्यूस कर दिया है, उसके अंदर ग्रोस एनपीए ज्यादा है, बट ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो काइंड ऑफ हमने ये सारा आई थिंक सारे पैरामीटर्स जितने हो सकते थे लाइक वो मैंने यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करी है आपके साथ में। ऑल द ऐसे जो उनकी लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी है, जहाँ पे फंडिंग रेज करते हैं ये लोग, पैसा रेज करते हैं लैंडिंग करने के लिए, उतना उसमें मैं फोकस कर नहीं रहा बिकॉज ये फेडरल बैंक की सब्सिडरी है, तो ऐसे उसमें ऐसा कोई दिक्कत इनको नहीं आनी चाहिए अपने फंड रेज करने के पर्सपेक्टिव से, राइट। यस तो ठीक है, ये मेजर ऑफ द डिस्कस। सर जैसे हमने डिस्कस किया इनका फेडरल फाइनेंशियल्स का क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में, लाइक सारे पैरामीटर पे चीजें अच्छी चल रही है, जो इनके गाइडेंसेस थे लोन बुक ग्रोथ को लेके, रिटर्न एसेट के पर्सपेक्टिव से, क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पे लाइक सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो 3 कंसर्न हमें दिखाई पड़े हैं पूरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, पहला कंसर्न क्या है, इनके डिसबर्समेंट क्यों के बेसिस पे गिर क्यों गए हैं। सेकंड कंसर्न क्या है, इनका जो स्टेज 2 है एसेट क्वालिटी, वो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से क्यों बढ़ी है क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर। तीसरा हमारा इश्यू क्या है, तीसरा हमारा इश्यू है लाइक इनका जो एक स्प्रेड है जो इनका लाइक 40 बेसिस पॉइंट से गिर गया है, लोन पे जो यील्ड है वो 40 बेसिस पॉइंट से इनकी फॉल कर गई है। जो हम लोग स्प्रेड और लोन वाली स्लाइड देखी उसके अंदर आई थिंक पता नहीं मैंने स्लाइड आपको दिखाई कि नहीं दिखाई, बट डेफिनेटली इनका जो लोन पे यील्ड है उसके अंदर 40 बेसिस पॉइंट से इनका डिप हुआ। आई थिंक कुछ 17% के आसपास का इनका लोन फील्ड हुआ करता था, वो गिर के 16 पॉइंट समथिंग पॉइंट पे आ गया, मतलब 40 बेसिस पॉइंट से इनका डिप हो गया है। एंड जिसकी वजह से इनका जो स्प्रेड है वो भी 40 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिप कर गया है। तो इन तीनों क्वेरी क्वेश्चंस का एक बार आंसर लेने की कोशिश करेंगे कॉनकॉल हाइलाइट्स के अंदर। तो बिना देरी के डायरेक्ट इनके जो कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली एक बार शुरुआत करते हैं लाइक इनका जो सबसे पहले लाइक इन तीनों लाइक कंसर्न को लेके लाइक इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें समझना पड़ेगा, तो लाइक मैं एक बार तीनों कंसर्न को लेके जो मेजर फैक्टर है पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो इनसे वही पूछा गया कि लाइक आपका जो गोल्ड का बुक है उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस तो गिर गए हैं,
एंड साथ में आरबीआई के नए रेगुलेशंस भी अप्लाई करना स्टार्ट हो गए थे लाइक फर्स्ट क्वार्टर से। उस पे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? तो मैनेजमेंट ने साफ-साफ बोला है कि पहले लाइक बुलेट पेमेंट फैसिलिटी थी, मतलब कस्टमर को गोल्ड लोन के ऊपर लाइक यू कैन से वन टाइम मैच्योरिटी इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब आरबीआई ने क्या है लाइक उसका मंथली या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट की सर्विस स्टार्ट कर दी, जिससे जो बुलेट पेमेंट फैसिलिटी थी वन टाइम इंटरेस्ट पेमेंट वाली, वो थोड़ी लेस अट्रैक्टिव हो गई है। बिकॉज़ आप जब वन टाइम इंटरेस्ट पे करोगे वो भी 1 साल बाद में, तो डेफिनिटली आपको ज्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा। बट उसी इंटरेस्ट अमाउंट को यदि आप हर महीने के अंदर ब्रेक कर लोगे तो आपको लाइक यू कैन से लाइक आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपका एवरेज टेन्योर ऑफ लेंडिंग कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जब गोल्ड लोन देते हैं किसी कस्टमर को, तो उसको फायदा होता है, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, तो वो तो क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे कर सकता है। उसकी वजह से कुछ-कुछ बिज़नेस के अंदर यू कैन से चेंजेज़ हुए हैं। तो उसके कारण क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ, वो उस पे एक बार बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइक गोल्ड लोन के प्राइसेस फॉल होने पे और लाइक आरबीआई के पॉलिसी चेंजेस से आपके धंधे पे क्या फ़र्क पड़ा है? तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक हमारे धंधे पे एज़ सच कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है, बट हाँ, हमें कुछ हमारे कंप्लायंसेस को मैनेज करते हुए एंड हमने लाइक जो भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे हमारे बिज़नेस को ग्रोथ कराने की कोशिश करी है। एंड साथ में ही लाइक ऑल्दो हमारा डिसबर्समेंट अच्छे से ग्रोथ नहीं किया है, बट हमारा जो टनेज की ग्रोथ हुई है, यू कैन से क्यू-ऑन-क्यू बेसिस पे एयूएम की जो ग्रोथ हुई है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई पड़ रही है। गोल्ड टनेज के अंदर लगभग 1% के आसपास की ग्रोथ है एंड आपका एयूएम के अंदर लगभग समथिंग 8% के आसपास की ग्रोथ है। तो अब उसको एक बार लिंक करते हैं डायरेक्टली। फर्स्टली किस बात पे लिंक करते हैं कि इनका यार डिसबर्समेंट फॉल क्यों हुआ है क्वार्टर आपके 1 के अंदर। तो इनका कहना है कि हमारा क्वार्टर 1 जो होता है वो एमएसएमई लेंडिंग के पर्सपेक्टिव से सीजनली थोड़ा वीक क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर 1 के अंदर हम लोग उतने अच्छे खासे लोन डिसबर्स नहीं कर पाते हैं। आपका लाइक गोल्ड लोन के पर्सपेक्टिव से भी एंड साथ में आपका जो मॉर्टगेज लोन है उसके पर्सपेक्टिव से भी। तो ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ठीक है, मतलब यू कैन से मान सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ने कमेंटरी दी इसके बेसिस पे एंड साथ में इनका कहना है कि जो आरबीआई के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, उसकी वजह से जो यू कैन से काफ़ी सारे चेंजेस हमें करने पड़े हैं। बुलेट पेमेंट वाला पार्ट लेस अट्रैक्टिव बन गया है एंड लाइक साथ में ही लाइक जब नए प्रोसेसेस यू कैन से हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, तो जो हम लोग हमारे जो बैकएंड के हमारे जो प्रोसेसेस थे, सिस्टम्स थे, उनको भी सेट करना पड़ा आरबीआई की नई गोल्ड लेंडिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और जो हम लोग को-लेंडिंग वाला काम करते थे, जो हमारे को-लेंडिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी अपने सिस्टम के अंदर बैकएंड में इंटीग्रेशन किया है, प्रोसेसेस सेट करे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक हैवी डिस्बर्समेंट के अंदर फूल देखने को मिल रहा है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि दिस इज द इंडस्ट्री वाइड इश्यू, ऐसा हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट हाँ, फर्दर क्वार्टर्स के अंदर वापस इसको हम लोग यू कैन से रफ्तार को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड इनका कहना है कि आप देखोगे क्वार्टर 4 के अंदर हम लोग फिर से यू कैन से अच्छे खासे डिस्बर्समेंट करते हुए नजर आएंगे। अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर क्यू बेसिस पे हमारा डिस्बर्समेंट यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जी, अच्छी बात है। अब यहाँ पे लाइक इनका ये भी कहना है कि लाइक जो पहले हमारा, चलो डायरेक्टली उसके इसमें डिस्कस करते हैं। स्टेज 2 का कंसर्न की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 के कंसर्न की बात कर लेते हैं कि आपका 50 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे क्यों बढ़ा है एसेट क्वालिटी वाले एंगल से। तो मैनेजमेंट का कहना है कि यार पहले वो कस्टमर एक बार इंटरेस्ट पे करता था मैच्योरिटी पे और अपना गोल्ड को फ्री करवा लेता था। अब वो क्या कर रहा है, मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। तो किसी महीने लेट से उसने पेमेंट नहीं किया, अगले महीने आके 2 मंथ का एक साथ पेमेंट कर दिया। तो उस वाले एंगल के अंदर मतलब ऐसे कोई एसेट क्वालिटी पे खराबी नहीं है, बट कंप्लायंस को फॉलो करना है। तो जो उसने 1 महीने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी है गोल्ड के अगेंस्ट में, तो उसने तीसरे महीने आके पेमेंट कर दी है वापस, 2 इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ में कर दिए पेनल्टी के साथ में। तो हमें उसको तो एटलीस्ट कंप्लायंस इसको फॉलो करने के लिए दिखाना पड़ता है। इसलिए हमने उसको दिखाया, ऐसे से हमारी एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट नहीं है। तभी हमने देखा ना, इनका जो ग्रॉस स्टेज 3 या फिर ग्रॉस एनपीए है, उसमें एसेट्स को दिक्कत नहीं है, वो इम्प्रूव्ड है क्यू बेसिस पे। एक अच्छी बात ये है। तो ये वाली दूसरा कंसर्न हमने डिस्कस किया। अब तीसरा कंसर्न डिस्कस करते हैं कि यील्ड पे इम्पैक्ट क्यों आया है। जो लोन पे यील्ड है, तो इनका कहना है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, गोल्ड लोन पे यील्ड कम करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड साथ में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उस वाले प्रोडक्ट पे भी अच्छा खासा लोन पे यील्ड कम करना स्टार्ट कर दिया है। आपको तो पता ही ना, सीएसबी बैंक गोल्ड लोन पे मात्र 11 से 12% का यील्ड चार्ज करता है, जबकि ये वाले लोग लगभग 16, 17, 18% का यील्ड चार्ज करते हैं। तो कंपटीटर्स आपको यदि किसी कस्टमर को लोअर इंटरेस्ट पे यदि गोल्ड लोन मतलब गोल्ड लोन देगा, मतलब गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देगा हायर यील्ड पे, तो उस पे कस्टमर क्यों जाएगा? तो इसका इम्पैक्ट आया है। तो इनका कहना है कि लाइक यार हम लोग हमारे यू कैन से ग्रोथ को चेज करने के लिए हमारी क्वालिटी ग्रोथ को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्वालिटी ग्रोथ मतलब हमारी जो लोन पे हायर यील्ड है, हमें वो मैनेज करके ही चलनी है। भले हम लोग ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट हमें हमारी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे फोकस करना है। तो ये इनका कहना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लाइक यार ठीक है, यदि आपके कंपटीटर्स लाइक
मतलब यदि यील्ड को कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके धंधे पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा ना, तो इनको भी थोड़ा बहुत यील्ड कम करना पड़ा है। ऑल्दो ये डायरेक्टली रिजिड नहीं रह सकते कि यार हम लोग 17-18% ही चार्ज करेंगे, ऑल्दो इन्होंने भी तो अपना यील्ड कम किया, जिसकी वजह से इनका जो यील्ड है 40% से 40 बेसिस पॉइंट से डाउन हुआ है, साथ में स्प्रेड भी 40 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डाउन होता दिखा है। तो ये 3 मेजर कंसर्न हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को रीड करते हुए पकड़े। तीनों के आंसर यहाँ पे कॉन कॉल में मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे दिए गए हैं। काइंड ऑफ कह सकते हो कोई फुल्ली सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, बट हाँ, मैनेजमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर उस चीज को किस एंगल में यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं। थोड़ी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की अच्छे से बात हुई कॉन कॉल के अंदर, तो इनका कहना है कि हमारा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो क्यू की बेसिस पे 400 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड साथ में जो हमारा ओपेक्स टू एएम रेशियो वो भी यहाँ पे 5.5% था, अब गिर के 4.8% हो गया है, जिसकी वजह से हमने देखा होगा ना, लाइक इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ग्रोथ कम दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से इनका पैट का ग्रोथ रेट, लाइक इनका एएम का ग्रोथ रेट वाई एन वाई लगभग 33% के आसपास में हुआ, जबकि उनका पैट का ग्रोथ रेट 50% ज्यादा हुआ, बिकॉज इनके जो कॉस्ट टू इनकम है या फिर ओपेक्स टू एसेट्स है वो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो खर्चे हैं वो कम हुए हैं, सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को इनडायरेक्टली यदि आप कहना चाहो तो, राइट। तो ये बात हमने करी इनका, लाइक इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करी है। और ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हमने ऐसे कॉनकॉल की डिस्कस कर ली, ऑल्दो काफी सारी चीजें कॉनकॉल के अंदर सब्जेक्टिवली, बट हाँ, जो हमें मेजर मेजर पॉइंट्स निकालने चाहिए एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ के, जो हमें दिक्कतें लगी वो पॉइंट्स हमें जानना बहुत जरूरी है। बाकी का तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक कुछ डेटा फिगर्स है, वो लाइक एनालिस्ट लोग यू कैन से कॉनकॉल में मैनेजमेंट से पूछते रहते हैं। अब बात करते हैं कॉनकॉल के अंदर इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस दिया था, बिकॉज हमने देखा इनका जो ब्रांच एक्सपेंशन है वो क्वार्टर वन के अंदर उतना हुआ नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट का अपना गाइडेंस को यहाँ पे थोड़ा ट्विक करने की कोशिश कर रहा है क्या? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना जो गाइडेंस था 20 से 25% का, उसको इंटैक्ट रखा है। उल्टा की जो उनका गोल्ड लोन का ग्रोथ का गाइडेंस जो लगभग 20% का हुआ करता था, उसको बढ़ा के 20 से 30% की रेंज में कर दिया, गिवन द कंडीशन कि गोल्ड के प्राइसेस इसी रेंज पे लगभग 1,40,000 के आसपास में थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं, तो ज्यादा फ्लक्चुएशन ना है कि यहाँ से लगभग 20% गिर जाए, तो फिर ये वाला अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यदि गोल्ड के प्राइसेस इसी रेंज के आसपास रहते हैं, स्टेबल से रहते हैं, तो इनका कहना है कि उनकी गोल्ड की बुक यहाँ पे 20 से 30% से ग्रोथ कर सकती है। क्रेडिट कॉस्ट का भी वही सेम गाइडेंस है, वापस 1% से नीचे रखने का। रिटर्न ऑन एसेट का भी वही 2.6% का अचीव करने का। तो गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से इनका ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो दैट इज द कंसर्न, लाइक दैट इज दीज आर द पॉइंट्स जो आई थिंक कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स थे, तो हमने वो डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब एक बार यार मतलब देखो यार, हर एक एनबीएफसी में कुछ ना कुछ तो देखो रिस्क होती है। सबसे पहला रिस्क तो एसेट क्वालिटी का ही होता है। ऑल्दो इस एनबीएफसी का जो लाइक लोन बुक है वो यहाँ पे लगभग मोर देन 99% सिक्योर्ड बुक है। आई थिंक 167 करोड़ रुपीस की बुक है, वो बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड है। तो ऐसे लाइक उसको एक्सक्लूड कर दे तो बाकी की बुक यहाँ पे पूरी सिक्योर्ड बुक है। तो रिस्क वाले एंगल से मेरे को, मतलब जो एनबीएफसी यहाँ पे 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, वहां पे मेरे को ज्यादा कंफर्ट आता है। वहां पे मेरे को रिस्क वाला फैक्टर कम दिखाई पड़ता है कि यार यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी तो यहाँ पे अमाउंट की रिकवरी नहीं होगी, बिकॉज आपका प्रॉपर्टी बैक्ड है, लाइक गोल्ड पे लोन दिया गया है, प्रॉपर्टी पे लोन दिया गया है, तो डेफिनेटली यदि कोई डिफॉल्ट करेगा तो आप गोल्ड अपना यू कैन से ऑक्शन करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर लोगे। हाँ, हो सकता है अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर के अंदर हो सकता है आपने एनपीए बुक कर दिया, एसेट क्वालिटी खराब दिखेगी, बट अगले किसी ने जो क्वार्टर में अदर इनकम में दिखाई पड़ जाएगा उसका यू कैन से कंपोनेंट। सेम विद आपका जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, फिर हाउसिंग लोन है उसके वाले कंपैरिजन में। तो जहाँ पे 100% सिक्योर्ड लेंडिंग होती है ना, वहाँ पे मेरे को कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होता है। बट हाँ, मतलब जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करने वाली जो एनबीएफसीज होती हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ रेट हो सकता है आपका 40, 50, 60% दिखाई ना पड़े, मे बी 25, 30% के आसपास दिखाई पड़े। बट वहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ी यू कैन से क्लैरिटी रहती है कि यार एसेट क्वालिटी को लेके कभी बड़ा झटका नहीं लगेगा, कोई बड़ा एसेट क्वालिटी खराब नहीं होगा। हाँ, हल्का-फुल्का प्लस माइनस 15-20 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे यू कैन से ग्रॉस एनपीए आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, बट कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। जो हमने अनसिक्योर्ड लेंडिंग में देखते हैं ना, आपका जो माइक्रो फाइनेंस में देखते हैं या फिर जो बिजनेस लोन देने वाली बहुत सारी एनबीएफसीज होती है, वहाँ पे जो देखते हैं, उससे मैं कंपेयर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने आपको जितने भी लाइक मेरे लाइव सेशन किए हैं या फिर जो मेरे पुराने वीडियोज आपको बताए हैं, डिस्कस किया है, उसके अंदर मैंने हमेशा यही आपको बोला है कि लाइक मेरा प्रेफरेंस हमेशा यू कैन से जो सिक्योर लेंडिंग करने वाली जो एनबीएफसीज है उन पे ज्यादा रहता है, बिकॉज मेरे को वहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा होता है, मेरे को वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है, बिकॉज जो 100% सिक्योर लेंडिंग करेगा उसका यील्ड लगभग वही 15, 16, 17% के आसपास में रहेगा, और जिसकी वजह से उनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी से लगभग 15, 16, 17, 18% के आसपास रहेगा। बट जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग करने वाली कंपनीज है, उनका मे बी लोन पे यील्ड हो सकता है 23, 24.25% के आसपास में हो सकता है, और उनके फिर रिटर्न रेशियोज भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, और उनका जो एसेट क्वालिटी भी होगा वो भी यू कैन से फ्लक्चुएट ज्यादा करता रहेगा, जो हमने एमएफआई इंडस्ट्री के अंदर होते हुए देखा है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल किस तरह से यहाँ पे देख के कहाँ पे अपना कैपिटल एलोकेशन करना चाहते हो, इधर लाइक 100% सिक्योर लेंडिंग वाले एनबीएफसीज के अंदर या फिर अनसिक्योर्ड लेंडिंग करने वाले एनबीएफसीज के अंदर, ये आप पे टोटली डिपेंड रहता है।
तो एज़ सच रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर एक बैंक या एनबीएफसी पे रिस्क तो देखो वहाँ पे रहता ही है, बट अगेन 100% सिक्योर लेंडिंग है। अराउंड 99.3% के आसपास में सिक्योर लेंडिंग है यहाँ पे, गोल्ड लोन प्लस आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो एज़ सच मेरे को कोई मेजर रिस्क यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है एसेट क्वालिटी के एंगल से, राइट? अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो इस कंपनी की, इस एनबीएफसी के करंट मार्केट कैप कितनी है? 6,200 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इसका जो करंटली प्राइस टू बुक रेशियो है लगभग आपका 2.1 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आई थिंक क्वार्टर 1 के अंदर 15.3% का है, तो मे बी एंड होते-होते ये रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5-16% के आसपास का डिलीवर हो सकता है एफवाई 27 के लिए, मे बी 16% के आसपास का। और ये चीजें अच्छी रही तो मे बी एफवाई 28 के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 17% के आसपास का डिलीवर हो सकता है, राइट? तो आप ये देखो यार, हम लोग जब भी किसी लाइक एनबीएफसी को थोड़ा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो आज तो चलो ठीक है, इसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.1 का है, तो बट यदि मैं 1 ईयर फॉरवर्ड का पीबी रेशियो निकालूं तो 1.8 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वही है, 20 से 25% लोन बुक ग्रोथ करने वाली एनबीएफसी जो 100% सिक्योर लेंडिंग करती है, 1.8 का फॉरवर्ड बुक रेशियो है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी एक्सपेंसिव डील भी नजर नहीं आती, बट ऐसा कोई बहुत बड़ी अट्रैक्टिव डील भी नजर यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, काइंड ऑफ फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे कंपनी मेरे को नजर आती है। थोड़ा एक बार देखें कि यार यदि लेट्स से नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर वापस थोड़ा मार्केट बुल मार्केट वाले फेज के अंदर जाता है, तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप में कितना एक्सपेंशन दिखाई पड़ सकता है, एक बार उसका थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका लगभग इस साल का मे बी 16% का, अगले साल का 17% के आसपास का। अब आप ये देखो यार, लाइक यदि ये डिविडेंड नहीं देते हैं तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा कंप्लीटली इनका नेटवर्थ में यू कैन से ऐड हो जाएगा। इनका जो भी प्रॉफिट आएगा तो इनका इक्विटी बेस बढ़ जाएगा, तो इनका बुक वैल्यू पर शेयर ग्रोथ करेगा। तो इनका बुक वैल्यू पर शेयर कितना रेट से ग्रोथ कर सकता है? मे बी एफआई 27 में मे बी 16% से, एफआई 27 के अंदर में भी 17-18% से, जिस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी है उस बेस में मैं बात कर रहा हूँ। गिवन द कंडीशन लाइक ये क्यूआईपी से पैसा रेज ना करें और ये डिविडेंड उतना डिसबर्स ना करें। यदि डिविडेंड डिसबर्स कर देंगे अपने प्रॉफिट का लेट से 10%, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो 16% आएगा, तो हमें बुक वैल्यू ग्रोथ में उसका 90% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट मान के चल रहा हूँ कि मे बी उतना डिविडेंड ज्यादा डिसबर्स ना करें, क्यूआईपी से पैसा रेज ना करें, तो मे बी अराउंड नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर इनको जो बुक वैल्यू की ग्रोथ हो सकती है ना, कितनी होगी? लगभग 16% आपका एफआई 27 में, 17% एफआई 28 में, तो मे बी मोटा-मोटा आपका मान के चलो 1.35 के आसपास बुक वैल्यू का मल्टीप्लाई आ सकता है। एंड यदि मैं थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ, तो बुल मार्केट के अंदर लाइक 22-23% से लोन बुक ग्रोथ करने वाली एनबीएफसीज को जो 100% सिक्योर लेंडिंग करती हैं, कितना पीबी रेशियो मिल जाता होगा? मे बी अराउंड अराउंड 3, 3.2, 3.3 के आसपास में। लगभग मोटा-मोटी मान लो 50% के आसपास का बुक वैल्यू यहाँ पे पीबी रेशियो का यहाँ पे एक्सपेंशन हो सकता है। तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो आपका यू कैन से टोटल एक्सपेंशन कितना दिखाई पड़ सकता है? तो 1.35 का मल्टीपल इंटू आपका 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका टोटल एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहा है अराउंड 2x के आसपास में। तो ऐसे कोई ये फिक्स नहीं है कि 2x ही होगा, मे बी इतना कोई एक्सट्रीम बुल मार्केट आ जाए, पीबी रेशियो एक्सपांड होकर हो सकता है 4 पे चला जाए, यहाँ से डबल हो जाए। हो सकता है मतलब मे बी 4.5 हो जाए। थिंग्स आर डिफरेंट, मतलब वो मैंने जस्ट यहाँ पे लाइक इस वाले एंगल में देखा कि लेट्स से बुल मार्केट आता है, हमारे इक्विटी मार्केट के जो इंडेक्सेज हैं लेट्स से अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं नेक्स्ट 20-30-25% के आसपास में रीजनल वे के अंदर, उसके बेसिस मैंने यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। ऑल्दो एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना डिलीवरी होगा, वो तो टाइम आने पे ही हमें पता लगेगा। बट हाँ, ये क्लियर हो गया कि इनकी 100% बुक लगभग 99.3% पार्ट इनका सिक्योर्ड बुक से बिलोंग करने लग गया है। तो इनके एसेट क्वालिटी में बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग एफआई 27 में 16%, एफआई 28 में लगभग 17%, वहां पे फिक्सेशन दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग बात करते हैं ना, जो एसेट सिक्योर लेंडिंग 100% सिक्योर लेंडिंग करने वाले एनबीएफसीज होती है, वहां पे हमें क्लैरिटी दिख जाती है कि यार अगले साल इनका प्रॉफिट आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना तो डिलीवर हो ही जाएगा, बिकॉज वहाँ पे एसेट क्वालिटी उतना ज्यादा खराब नहीं होता है। तो वो वाला तो हमें चीज यहाँ पे फिक्स दिखाई पड़ रहा है कि बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट में भी अराउंड 35% के आसपास में हो सकती है नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर। अगेन लाइक ये जो मैंने होलसेल जो बेसिक कैलकुलेशन करी है मार्केट कैप एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, ये काइंड ऑफ एक्सेस कोई फिक्स नहीं है। मे बी ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने यू कैन से थॉट प्रोसेस, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि लाइक नेक्स्ट बुल मार्केट आता है तो कितना पीबी रेशियो का एक्सपेंशन होके कहां पे पहुंच सकता है, उसके बेसिस पे जस्ट मैंने एक यू कैन से बेसिक कैलकुलेशन करके आपको यू कैन से थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके नंबर बताने की कोशिश करी है। ऐसे कोई फिक्स चीज नहीं है, तो इसको ऐसे कोई आप स्ट्रिक्टली ये मत मान लेना कि यार नहीं यार मैंने कुछ बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मैंने इस कंपनी के अराउंड, इस बिजनेस के अराउंड, इस एनबीएफसी के अराउंड मेरा एक पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा इतने टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के
खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो यदि आज आपके कोई डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।